हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर है। प्लीज़ लेट मी नो यस और नो। ऑडियो क्लियर है, आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, तो इसमें हम एमसीआरई डिस्कस करने वाले हैं। एमसीआरई का जो सिलेबस है उसमें आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीए रूल्स, आपका ये सब दिया गया है, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्रैश कोर्स में स्टार्ट किया है, एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सीसीए रूल काफ़ी बड़ा है, लगभग 10 से 12 घंटे लगेंगे अगर हम इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं तो इसमें टाइम हमारे पास इतना है नहीं, तो फटाफट से हम इसको कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना हम क्रैश कोर्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी जो है हम इसमें डिस्कस कर सकें। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सीसीए रूल्स। तो ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर भी सेंट्रल रूल्स आते हैं, या अभी जैसे एमसीआरई का एग्जाम है फेब में, तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एमसीआरई की नोटिफिकेशन है, जो आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो 31 जन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके डोमेन स्पेसिफिक का सिलेबस है, और किस किस पोस्ट को रेफर कर रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट। जो इसमें आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीए रूल दिया गया है, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर, ये जो पोर्शन है इसमें हम कवर कर रहे हैं इन सीसीएस रूल्स को। ये आपका सिलेबस है। अगर हम डोमेन स्पेसिफिक की बात करें, आरटीआई एक्ट है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, जीएफआर, सीसीए रूल्स है, पेंशन रूल्स, कंडक्ट रूल्स, एलटीसी रूल्स, सीसीएस लीव रूल्स है, ट्रैवल अलाउंस रूल है और एफआरएसआर जो है इसमें दिया गया है। तो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख ही लिया, 31 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल करना है और फेब के एंड में जाके आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमसीआरई की, या फिर इसके रिगार्डिंग अगर आप नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसीआरई है, इसका रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज 25 मार्क्स का आएगा, 100 क्वेश्चन है, और डोमेन स्पेसिफिक हम कवर कर रहे हैं जो कि आपका 75 का है। उसमें एक टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं सीसीएस रूल्स। ठीक है, तो सीसीएस रूल्स, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है सीसीएस रूल्स? सीसीएस यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो जो भी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इवन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर जहां भी कोई ऐसे एग्जाम जहां पर सेंट्रल रूल्स पूछे जाते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स होते हैं, ये उसी का एक पार्ट है हमारा सीसीए। तो सीसीएस यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज, और सीसीए की जो फुल फॉर्म है दैट इज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन दी गई है, तो क्लासिफिकेशन में जो हमारा आता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, इसके बारे में बात की जाती है कि कितने टाइप के हमारे पास पोस्ट है, कितने टाइप के हमारे पास सर्विसेज है वो। सेकंड कंट्रोल के तहत हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट करता है, कोई भी किसी भी रूल का वायलेशन करता है, तो उसके खिलाफ किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे ले सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर हमारा यहाँ पर है। सो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो आपका होगा उसके बारे में सारा इस कंट्रोल में बात की गई है। तो इसमें सस्पेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें जो है पेनल्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड फिर है हमारे पास अपील। अगर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है और उसके बाद अगर एम्प्लॉय हमारा सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है कि नहीं उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अपनी अपील कर सकता है। तो अपील करने के लिए अपीलेट ऑथोरिटी कौन हो रहेगी, क्या क्या टाइमलाइन है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस चीज के लिए अपील की जा सकती है, ये सारी अपीलेट ऑथोरिटी के बारे में सारा अपील के तहत दिया गया है। तो सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज, जितने भी रूल्स हैं हमारे सेंट्रल रूल्स, उसके आगे हम सीसीएस लगाते हैं, दैट इज सेंट्रल सिविल सर्विसेज। उसके तहत हमारे पास आगे बहुत सारे रूल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। सीसीएस है हमारा, सीसीए हमारा क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये भी याद रहेगा कि इन रूल्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जब आप सीसीएस रूल्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास आर्टिकल 148 का क्लोज 5। आर्टिकल 148 का क्लोज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 148 का क्लोज 5 ये कहता है कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं
ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बनाएंगे रिगार्डिंग दी सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है। और जो रूल्स बनाए जाएंगे उन रूल्स के तहत हमारा क्या है, किसकी हेल्प ले सकते हैं, वो कैग के हेल्प लेंगे। कैग हमारा क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसकी हेल्प से जो है रूल बनाएंगे। देन हमारे पास है आर्टिकल 309। आर्टिकल 309 क्या कहता है, सो आर्टिकल 148 आपको रूल्स बनाने की पावर देता है प्रेसिडेंट को, जो कि कैग की हेल्प से बनाए जाएंगे रिगार्डिंग दी सेंट्रल सर्विसेज। जो सीसीएस रूल है, सीसीए रूल्स हैं, वो बनाए जाएंगे। आर्टिकल 309 क्या है हमारा, आर्टिकल 309 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, सेंटर की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल रूल्स की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत हमारे पास प्रेसिडेंट, और अगर हम स्टेट की बात करें तो वहां पर गवर्नर, ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल्स बना सकते हैं। रूल्स कौन कौन से बनाएंगे, रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट, तो जो भी रिक्रूटमेंट होगी उसके रिगार्डिंग क्या कंडीशंस रहेंगी, साथ ही साथ क्या सर्विस कंडीशन रहेंगी, वो सारे रूल्स जो है बनाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 309 के तहत हमारे प्रेसिडेंट को मिलती है, ठीक है। देन हमारे पास है आर्टिकल 310 आर्टिकल क्या कहता है, 310 भी सेम प्रेसिडेंट को पावर देता है रिगार्डिंग किस लिए, प्रेसिडेंट को, क्योंकि हम ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को पावर दी जाती है। आर्टिकल 310 के तहत कौन कौन से रूल बनाए जा सकते हैं, आर्टिकल 310 के तहत टेन्योर को लेकर कि कोई भी पोस्ट है उसमें कितने समय तक कोई पर्सन जो है अपॉइंट रह सकता है। तो अगर आप देखोगे आर्टिकल 309 में के तहत जो है प्रेसिडेंट को पावर मिल गई है कि प्रेसिडेंट किसी भी पोस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए, कि जो रिक्रूटमेंट होगा क्या कंडीशन रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी, उसके लिए रूल्स बना सकता है, प्लस क्या सर्विस कंडीशंस रहेंगी, क्या क्यारे रहेंगे, क्या उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकता है, राइट। सेकंड जो है हमारा आर्टिकल 310 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि वो टेन्योर के रिगार्डिंग रूल बना सकता है। अगर आपने हिंदी में एक वर्ड आपको याद हो, प्रसाद पर्यंत जो हम बोलते हैं, कि यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे उस पोस्ट पर वो पर्सन बना रह सकता है, कितना टेन्योर होगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है। तो अगर हम इस तरीके की बात माने तो इसके तहत क्या हो गया कि प्रेसिडेंट जब भी चाहे किसी को रिक्रूट कर सकता है और जब भी चाहे किसी को पोस्ट से रिमूव भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास टेन्योर की भी पावर दी गई है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को कंट्रोल भी करता है, और वो कंट्रोल होता है हमारा 311 आर्टिकल से। 311 आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसको हम पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकते, उसको पोस्ट से हम डिसमिस नहीं कर सकते, या उसको काइंड ऑफ डिमोशन हम नहीं कर सकते तब तक जब तक कोई एम्प्लॉय कोई मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर नहीं करता है। सो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी रिमूव्ड और dismissed from the post कब होगा, जब उसने कोई मिसकंडक्ट किया है या फिर मिसबिहेवियर किया है, तभी हो सकता है, ठीक है। उसके बिना हम किसी भी पर्सन को ना तो हम रिमूव कर सकते हैं और ना ही हम किसी भी पर्सन को पोस्ट से जो है हम कोई भी डिमोशन कर सकते हैं या डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 311 जो 309 और 310 जो पावर देता है प्रेसिडेंट को रूल्स बनाने के लिए, उस पर एक तरीके से कंट्रोल करता है, ठीक है। सो आर्टिकल 148 के तहत पावर मिलती है, प्रेसिडेंट को रूल्स बना सकता है। आर्टिकल 309 के तहत रिक्रूटमेंट सर्विस कंडीशंस के रिगार्डिंग रूल बना सकता है। आर्टिकल 310 के तहत टेन्योर में, और आर्टिकल 311 में ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को रिमूव या डिसमिस या हम डिमोशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय ने कोई मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर किया है तो ही हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्टिकल्स दिए गए हैं यहाँ पर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे रूल बाय रूल, जो हमारा सीसीएस कंडक्ट रूल्स है उसमें हमारे पास रूल बाय रूल जो है वो आर्टिकल से हमारे पास यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है आर्टिकल 1 है हमारे पास, जिसका नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। जितने भी आप सेंट्रल रूल्स पढ़ोगे उसमें सबसे पहले ज्यादातर आपके पास जो रूल मिलेगा वो यही मिलेगा, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल हमने डिस्कस किया, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको सीसीएस रूल्स कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो हमारे रूल हैं वो हमारे यहाँ पर हैं। तो सीसीएस रूल्स हम कहते हैं। सीसीएस की फुल फॉर्म क्या हमारी अभी हमने डिस्कस की, याद रखने के लिए, क्लासिफिकेशन 1C जो है हमारा, दैट इज कंट्रोल
एंड थर्ड है हमारा अपील। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील ये इसकी फुल फॉर्म है। कमेंसमेंट कब से हुई, ये हमारे पास आए थे दिसंबर 1965 में हमारे पास ये रूल जो है वो आ गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये रूल्स हमारे पास कब आए थे। नेक्स्ट हमारे पास है रूल 2 इंटरप्रिटेशन। रूल 2 इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। तो जो हमारा सीसीए रूल है, सीसीएस रूल्स है हमारे, उसमें डेफिनेशन भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। डेफिनेशन से भी डायरेक्टली स्टेटमेंट आती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इंटरप्रिटेशन जो डेफिनेशन है हमारा, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऑथोरिटीज की। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हमारी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी क्या होती है, नाम से पता चल रहा है एक ऐसी ऑथोरिटी जो क्या करेगी, जो कि अपॉइंटमेंट करेगी, यानी कि वो ऑथोरिटी जिसके पास पावर है आपको अपॉइंटमेंट करने की, यानी कि हु अपॉइंट्स, जिसने भी आपको अपॉइंट किया वो आपकी अपॉइंटिंग ऑथोरिटी होगी। सेकेंड वी हैव दी कैडर ऑथोरिटी। कैडर ऑथोरिटी भी अपॉइंट करती है, बट कैडर के केस में अपॉइंट करती है वो हमारी कैडर ऑथोरिटी है। सो कैडर ऑथोरिटी के केस में हमारा जो यहाँ पर है कैडर, उसका मतलब क्या है, कैडर यानी कि एक सिमिलर लेवल ऑफ पोस्ट पर, जहां पर हम बात करें एक सिमिलर लेवल ऑफ पोस्ट पर, वहां पर जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्कूल में प्रिंसिपल्स को एक रिक्रूट करना है, तो जहां पर सेम लेवल होगा, सेम पे स्केल काइंड ऑफ होगा, सेम पोस्ट होगी, वहां पर एक कैडर अपॉइंट कर रही है अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो वो हमारी कैडर ऑथोरिटी है। नेक्स्ट वी हैव द डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी। डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी के पास काफी सारे काम है। ऑफिशियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो ऑथोरिटी जो कि सस्पेंशन और पेनल्टी लगा सकती है, लेकिन डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी क्या करती है, जब भी किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी कंप्लेन आती है तो वो कंप्लेन सबसे पहले किसके पास जाती है, डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी के पास जाती है। सो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी क्या करती है, सबसे पहले तो डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है कि इंक्वायरी होनी है या नहीं होनी है। तो जो भी कंप्लेन आई है उसके बेसिस पर डिसीजन कौन लेता है, डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी लेती है कि इंक्वायरी होनी है कि नहीं होनी है। अगर इंक्वायरी होनी है तो उसके बाद चार्जशीट शेयर की जाती है, और ये चार्जशीट किसको शेयर की जाती है, जिसके खिलाफ कंप्लेन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीओ बोलते हैं, चार्ज ऑफिशियल बोलते हैं, उसको चार्जशीट शेयर की जाती है, और इस चार्जशीट पर जो हमारी डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी है उसके काउंटर साइन होते हैं। थर्ड जो हमारा है, ये अपॉइंट करती है इंक्वायरी ऑथोरिटी को, अपॉइंट इंक्वायरी ऑथोरिटी एंड प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इसको अपॉइंट करती है। अगर कभी भी डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी जो है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा अपॉइंट करेगी, डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी खुद भी इंक्वायरी कर सकती है या फिर इंक्वायरी ऑथोरिटी अपॉइंट कर सकती है। इन केस अगर इंक्वायरी ऑथोरिटी हमारी यहाँ पर जो है केस इंक्वायरी कर रही है तो इंक्वायरी ऑथोरिटी और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को ये अपॉइंट करती है। साथ ही साथ किसी भी एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर देना है या फिर जो पेनल्टी लगेगी, इंक्वायरी खत्म होने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या पेनल्टी या क्या पनिशमेंट लगाई जाएगी, ये भी डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी का काम है। सस्पेंशन हमारा सीसीएस रूल के रूल नंबर 10 में आता है, पेनल्टी हमारे पास रूल नंबर 11 में आती है। तो दोनों पावर किसके पास है, डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी के पास है। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी के पास है। तो मेन ऑथोरिटी हमारी डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी। नेक्स्ट वी हैव द एडहॉक डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी। एडहॉक डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी क्या है, एडहॉक का मतलब क्या होता है, सब कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी बेसिस पर, जैसे एडहॉक टीचर की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक उसी तरीके से एडहॉक डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी की अपॉइंटमेंट होती है। सो एडहॉक डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी तब बनाई जाती है, मान लीजिए जो ये डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी है इसी में से कोई विटनेस के तौर पर है, या इन्हीं के खिलाफ कंप्लेन है, या इसने किसी के खिलाफ कंप्लेन की है, या फिर इस डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी से सीनियर कोई एम्प्लॉय है जिसके खिलाफ कंप्लेन है, तो जूनियर कभी भी इंक्वायरी नहीं कर सकता, उससे सीनियर होना चाहिए। ऐसे केसेस में हम एडहॉक बेसिस पर डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी बनाते हैं। ये डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी कुछ समय के लिए रहेगी, जैसे ही वो हमारा केस खत्म होगा ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, और बाकी जो हमारी सेम डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी है वो हमारी इसी तरीके से यहाँ पर काम करती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी इसी तरीके से यहाँ पर काम करती रहती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये हमारी ऑथोरिटी है। इसके बाद हमारे पास है एपिलेट ऑथोरिटी। जो हमारी एपिलेट ऑथोरिटी होगी वो हमेशा हमारी सीनियर होती है, सीनियर देन डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी।
जो हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है उससे सीनियर होती है, जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है उससे सीनियर ऑफिसर होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से सीनियर ऑफिसर होते हैं एपीलेट अथॉरिटी में। क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, यहाँ पर अपील की जा सकती है। तो अगर कोई भी अपील करनी है तो हम किस अथॉरिटी के पास जाएंगे, एपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखनी है कि दो तरीके की प्रोसीडिंग होती है। जो हम बात करते हैं सीसीए के तहत, जिसको हम बोलते हैं कि सर्विस रूल्स आपके, वहां पर हम बात करते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा जुडिक्शन जो है वो उसके तहत भी एक्शन लिया जाता है, यानी कि कोई भी जो कोर्ट केस होता है वो हमारा टोटली अलग होता है, डिफरेंट होता है अदर देन द डिसिप्लिनरी एक्शन। तो जो हमारी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तहत अलग होती है, कोर्ट केस हमारा अलग होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो अपील है वो किसके पास की जाती है, अपीलेट अथॉरिटी की विद इन ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए कोर्ट में जो कोर्ट केसेस हैं, जैसे हम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, सेम इसी तरीके से अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने पेनल्टी सुनाई है तो हम अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द रिवाइजिंग अथॉरिटी। रिवाइजिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी दोनों का काम एक ही होता है, ये रिवाइज करते हैं। रिवाइज करना यानी कि जब भी कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो इंक्वायरी अथॉरिटी हो, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो, अपीलेट अथॉरिटी हो, कोई भी अथॉरिटी जब कोई भी फैसला सुनाने से पहले उस केस को एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना चाहे, उसको रिवाइज करना चाहे, तो उसको हम रिवाइजिंग अथॉरिटी बोलते हैं। आपने मूवीज में, सीरियल में देखा होगा, कोर्ट का फैसला आने वाला होता है लेकिन कोर्ट 2-3 दिन का समय मांग लेता है। अचानक से कोई सबूत आ गया, कोई गवाह आ गया जिससे कि पूरे केस का रिजल्ट ही पलट गया, तो वहां पर हम उस टाइम पर उस अथॉरिटी को बोलते हैं रिवाइजिंग अथॉरिटी। तो जब भी ये अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, एनी अथॉरिटी, या अगर अथॉरिटी में हमारे प्रेसिडेंट हिस्सा है तो प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। बट रिव्यूइंग अथॉरिटी जो है हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं फॉर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ओनली। सो प्रेसिडेंट के लिए हम रिवाइजिंग भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर हमें वर्ड यूज करना है तो हम रिव्यूइंग अथॉरिटी यूज करेंगे। सो रिवाइजिंग और रिव्यूइंग अथॉरिटी रिवाइजिंग अथॉरिटी हो सकती है, प्रेसिडेंट को हम रिवाइजिंग अथॉरिटी बोल सकते हैं, बट रिवाइजिंग को रिव्यूइंग अथॉरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हम किसी भी अथॉरिटी को रिवाइजिंग अथॉरिटी नहीं बोल सकते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर प्रेसिडेंट वी यूज द रिव्यूइंग अथॉरिटी। नेक्स्ट हमारे पास दो हैं, एचओडी और एचओ। यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास दोनों के सेम ही काम होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एचओडी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचओ हेड ऑफ ऑफिस, इस तरीके से हम बोलते हैं। दोनों के काम क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। दोनों ही किसी भी समय पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकती है, इंक्वायरी अथॉरिटी का हिस्सा हो सकते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकती है, अपीलेट अथॉरिटी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो जो अथॉरिटी होती है, ऐसा नहीं होती कि एक अथॉरिटी बना दी, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे जो सीनियर होगा उससे सीनियर ही हमारे पास अथॉरिटी में होंगे, तो एक टाइम पर जो सीनियर है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो सकता है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आ गया तो कोई सीनियर होगा उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में जो उसके अकॉर्डिंग केस लड़ेगा। तो एचओडी और एचओ भी हमारा क्या है, दोनों एक तरीके का ही काम करती है। एक तरीके से डिपार्टमेंट है जहां पर हम एचओडी यूज कर रहे हैं, और जहां पर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ग्रुप सी डी, वहां पर हम एचओ यूज करते हैं, हेड ऑफ ऑफिस यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें कहता है कि कहां कहां पर अप्लाईकेबल होगा। तो ये रूल कहां कहां पर अप्लाई होगा, सभी सिविल पोस्ट पर अप्लाई होगा एंड सभी सिविल सर्विसेज पर अप्लाई होगा। साथ ही साथ जो भी डिफेंस में सिविलियन पोस्ट हैं उन पर भी ये हमारा रूल लागू होता है। तो सिविलियन जो भी होंगे डिफेंस में, उन सब पे भी हमारा ये रूल लागू होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो सर्विसेज हमारे पास कितने टाइप की है, सर्विसेज हमारे पास 4 टाइप की है। ग्रुप ए है हमारे पास, बी है, सी है एंड डी है। तो ये 4 टाइप की जो सर्विसेज है वो हमारे पास है। रूल नंबर 4 इसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट वी हैव द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो जो भी पोस्ट बनेगी जिस भी सर्विसेज के अकॉर्डिंग होगी, उसी सर्विसेज के अकॉर्डिंग हम उसमें ऐड कर देते हैं उसको। जब भी कोई पोस्ट बनती है हम डिसाइड करते हैं किस सर्विस के तहत आएगी, किस पोस्ट के तहत आएगी, उसी के तहत हम उसको ABCD में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें, सो क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सर्विस या पोस्ट। सर्विस हमारे पास 4 है, पोस्ट हमारे पास 3 है। आफ्टर दी 7th पे कमीशन, अभी हमारा 7th पे कमीशन चल रहा है, तो हमारे पास अभी 3 पोस्ट है। जब 8th पे कमीशन आएगा तो फिर बाद में बात करेंगे।
तो इसमें जो है पे लेवल जो आपका है, पोस्ट कैसे क्लासिफाई की गई है, आपके पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई की गई है, जो आपका पे लेवल है उसके बेसिस पर की गई है। अगर आपका पे स्केल 1 to 5 है तो आप आते हैं ग्रुप सी में, अगर पे लेवल है 6 to 9 तो ये होता है ग्रुप बी, और अगर पे लेवल है 10 to 18 तो ये है हमारा ग्रुप ए। तो इस तरीके से हमारे पास क्लासिफाई है, 3 पोस्ट है, 1 to 5 सी, 6 to 9 बी और 10 to 18 में हमारे पास ए पोस्ट आ जाती है। ये आपको स्पीड में इसीलिए करवा रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने रिवाइज कर लिया होगा, क्रैश कोर्स है तो हम फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं। रूल नंबर 7 है हमारे पास जनरल सेंट्रल सर्विसेज। तो जो भी सर्विसेज बनाई जाती हैं, अगर मान लीजिए पहले हम डिसाइड करेंगे फिर उसके तहत जाएंगी, अगर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि कौन सी ये हमारे पास सर्विस है, ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा, डी में जाएगा, तब तक हम उसको बफर टाइम के लिए जो रखते हैं वो जनरल सेंट्रल में रखते हैं। जैसे डिसाइड होगा फिर हम उसको ए बी सी डी उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 8, अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट। तो जो भी ग्रुप ए सर्विसेज और पोस्ट की जो भी अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए हमारे पास कौन है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। या तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे या फिर प्रेसिडेंट जो है कोई भी अथॉरिटी को यहाँ पर एम्पावर करते हैं, किसी भी अथॉरिटी को अपनी पावर डेलीगेट करते हैं, वो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करती है फॉर ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 9 है हमारे पास अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट। इसके अलावा जो सर्विसेज एंड पोस्ट है, बी सी डी सर्विसेज, बी सी पोस्ट, उसके लिए अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो ए के लिए तो स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट या फिर अथॉरिटी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट जो है हमारी कोई ना कोई अथॉरिटी है जिसको यहाँ पर अपॉइंट करते हैं इन सबके अपॉइंटमेंट के लिए अदर देन द ए सर्विसेज एंड पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रूल नंबर 9 तक हमने डिस्कस कर लिया है। रूल नंबर 10 हमारा आगे सस्पेंशन है जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर सेंट्रल लेवल रूल्स आते हैं, चाहे कोई जो कैग की पोस्ट है, चाहे हमारी एनसीईआरटी की पोस्ट आती है, चाहे एमसीआरई है, चाहे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, जहाँ पर तो ये रूल्स आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है, तो असिस्टेंट ऑफिसर है, तो वहां पर आप जो है ये सारे जो रूल्स हैं आपके लिए काम आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपका एग्जाम है अपना नाम, सिटी, एग्जाम का नाम लिख के आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड्रॉइड और आईफोन के लिए लिंक अवेलेबल है। जैसे अभी हम एमसीआरई की बात करें तो एमसीआरई का रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 है हमारा सस्पेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सीसीएस रूल्स पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है सस्पेंशन। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो सस्पेंशन से आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी अदर से मिलेंगे, बट सस्पेंशन फर्स्ट चॉइस होती है। अब सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो हम सोचते हैं एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, पोस्ट से निकाल दिया है। नहीं, सस्पेंशन का मतलब होता है कुछ समय के लिए हम उस एम्प्लॉय को उसकी पोस्ट से दूर रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चल रही है, कोई भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चल रही है, तो हम क्या चाहते हैं कि वो एम्प्लॉय जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी विटनेस है, उसके साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी ना करे, कोई भी टेम्परमेंट ना हो, ताकि हमारी इंक्वायरी सही से हो। तो हम उसको थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी आउट ऑफ ऑफिस जो हम रखना चाहते हैं, आउट ऑफ सर्विस उसको रखना चाहते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से पहले का प्रोसेस है जब इंक्वायरी चल रही है। अभी एम्प्लॉय का आरोप साबित नहीं हुआ है, हमारा कानून भी ये कहता है जब तक एम्प्लॉय आरोपी साबित नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं हमारा एम्प्लॉय निर्दोष है, तो अभी ये कोई पेनल्टी या पनिशमेंट नहीं है, पेनल्टी हमारे पास अलग है। तो सस्पेंशन कई बार पूछा जाता है कि सस्पेंशन क्या है, तो सस्पेंशन ना तो कोई पेनल्टी है ना ही कोई पनिशमेंट है, बस हम उसको टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ ऑफिस रखते हैं ताकि वो हमारे किसी डॉक्यूमेंट या विटनेस के साथ जो इंक्वायरी के दौरान काम आने वाले हैं उनके साथ कोई छेड़खानी ना हो। अब जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन ऑर्डर की बात करते हैं हम, तो जो फर्स्ट सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाता है जब भी, तो फर्स्ट सस्पेंशन ऑर्डर हमारा होता है मैक्सिमम 90 डेज का, 90 दिन का हमारा फर्स्ट सस्पेंशन ऑर्डर होता है। और जब भी किसी एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दिया जाता है तो अथॉरिटी को पहले ही डिसाइड करना होगा 90 दिनों से पहले कि उस सस्पेंशन ऑर्डर को बढ़ाना चाहते हैं या रिवोक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, 90 दिनों के अंदर डिसाइड करना होगा। अगर बाय चांस 90 दिनों के अंदर कोई
फैसला नहीं आया है तो 90 दिन ऑटोमेटिकली हमारा सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक हो जाएगा, यानी कि वो ऑर्डर हमारा नल एंड वॉइड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। 91st डे से एम्प्लॉय जो है फ्री है, उस पर कोई सस्पेंशन नहीं है। अगर अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि नहीं हमें तो एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड जो है एक टाइम पर मैक्सिमम टाइम के लिए कितना किया जा सकता है, एक टाइम पर एक्सटेंड करना है तो वो किया जा सकता है 180 डेज तक, 180 दिन तक जो है हम एक बार में सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप चाहो तो 90 भी करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैक्सिमम समय के लिए आपको एक बार में करना है तो वो कितना है हमारे पास 180 डेज। और जब हमें सस्पेंशन एक्सटेंड करना है, ऐसा नहीं कि हमने डिसीजन लिया और कर दिया, नहीं, इसके लिए प्रॉपर एक रिव्यू कमेटी बनाई जाती है और वो रिव्यू कमेटी डिसाइड करेगी कि सस्पेंशन ऑर्डर जो है हमने बढ़ाना है, घटाना है या फिर हमें क्या करना है, वो ये डिसाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो आ जाती है वो आ जाती है डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड का मतलब क्या होता है, माना जाना किसी चीज को या फिर समझा जाना। जैसे आपने समझा होगा कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी है नहीं बट आप इसको मान सकते हो कि यूनिवर्सिटी बनने के लिए एलिजिबल है। सो डीम्ड सस्पेंशन क्या है, डीम्ड सस्पेंशन के केस में एक तो हमारे पास जो टाइम लाइन है वो आपको याद रखनी है, वो क्या है हमारे पास 48 आवर्स। डीम्ड सस्पेंशन यानी कि हम मान लेंगे एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है, एम्प्लॉय के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उसको सस्पेंशन ऑर्डर दे, उसके बिना ही हम उसको मान सकते हैं एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है। किस केसेस में, फर्स्ट इन केस ऑफ अगर एम्प्लॉय हमारा आरोपी है और वो अगर हिरासत में होता है, सेकंड अगर उसको जेल हो जाती है, ठीक है। सो जब भी एम्प्लॉय हमारा जो है हिरासत में लिया गया है तब, सेकंड जब भी कोई जेल हो जाती है, ठीक है, तब। तो जब भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी आरोप लगा है और एम्प्लॉय जो है हमारा हिरासत में है तो भी हम 48 घंटे के बाद मान लेते हैं कि एम्प्लॉय हमारा डीम्ड सस्पेंशन है, यानी कि एम्प्लॉय का सस्पेंशन हो गया है। हम अब उसको ऑर्डर दिया नहीं, ऑटोमेटिकली माना जाएगा 48 घंटे होने के बाद। और जैसे एम्प्लॉय आरोपी पाया जाता है, अगर उसको जेल हो जाती है, ठीक है, तो भी हम 48 घंटे में मान लेते हैं 48 घंटे होने के बाद कि एम्प्लॉय हमारा डीम्ड सस्पेंशन का केस है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कौन सस्पेंड कर सकता है, किसके पास पावर है। तो अभी हमने एक तो पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है ना वो कर सकती है, उसके पास पावर है बाय डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड जो है, जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, वो सस्पेंशन कर सकती है, या फिर कोई भी अथॉरिटी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सीनियर है, एनी अथॉरिटी। अब यहाँ पे दो टर्म आ जाती है, एनी अथॉरिटी टू होम अपॉइंटिंग अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, या एनी अथॉरिटी अबव देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। दोनों तरीके से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, वो हो गया। अगर किसी भी अथॉरिटी का हिस्सा, अगर हमारे पास प्रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट भी क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। या फिर एनी अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट, जहां पर प्रेसिडेंट ने पावर दी है किसी अथॉरिटी को कि वो जो है सस्पेंड कर सकती है, तो ये सारे लोग सस्पेंड कर सकते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है हमारे पास, अपॉइंटिंग अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है, कोई भी अथॉरिटी जो अबव देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो सस्पेंड कर सकती है, या फिर प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, या कोई भी अथॉरिटी जिसको की पावर दी गई है बाय द प्रेसिडेंट वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो भी सस्पेंड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, कंटिन्यूड सस्पेंशन। कंटिन्यूड का मतलब क्या है, लगातार। और सस्पेंशन जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी में मतलब क्या होता है, निलंबन करना, किसी को निलंबित कर देना पोस्ट से। लगातार सस्पेंशन का मतलब क्या है, जब कोई भी एम्प्लॉय हमारा कंटिन्यूअस सस्पेंशन पर है। किस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आई, फिर उसके इंक्वायरी चल रही है, फिर इस इंक्वायरी के दौरान ही दूसरी कंप्लेन आ गई, फिर उसकी अलग से इंक्वायरी चल रही है, फिर इसके दौरान कोई तीसरी इंक्वायरी आ गई, तीसरी कंप्लेन आ गई, उसकी इंक्वायरी अलग चल रही है। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा कोई कंप्लेन आ रही है किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ, वहां पर हमारा जो सस्पेंशन है वो तब तक रहेगा जब तक कि ये सारी इंक्वायरी हमारी खत्म नहीं हो जाती है, यानी कि कंटिन्यूअस सस्पेंशन रहेगा, सस्पेंशन पे सस्पेंशन, सस्पेंशन पे सस्पेंशन, इस तरीके से चलेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड सस्पेंशन के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन। कब से माना जाएगा कि एम्प्लॉय हमारा सस्पेंडेड है। सबसे पहले तो जो ऑर्डर दिया गया है, जिस भी दिन वो ऑर्डर दिया गया है
उस दिन या उसके बाद से ही माना जाएगा हमारा एम्प्लॉय सस्पेंशन पर है। उस ऑर्डर की डेट से पहले, यानी कि उसको हम बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव, उस ऑर्डर की डेट से पहले हम कभी भी सस्पेंशन नहीं दे सकते। सपोज अगर कोई 1 फरवरी को ऑर्डर दे रहा है तो 1 फरवरी या उसके बाद का ही सस्पेंशन हो सकता है। कोई 1 फेब को ऑर्डर दे रहा है और बोल रहा है कि आपका सस्पेंशन पीरियड 20 जन से स्टार्ट हो गया, तो नहीं हो सकता। सस्पेंशन ऑर्डर जिस दिन मिला है या उसके बाद की उसमें कोई डेट मेंशन है तो उस दिन से सस्पेंशन ऑर्डर लागू होता है। सेकेंड, अगर कोई एम्प्लॉय जो है आउट ऑफ स्टेशन है, टूर पर है, ट्रेनिंग पर है, कहीं पर भी है, उस पर सस्पेंशन ऑर्डर लगाना है, तो जब उसको ऑर्डर मिल जाएगा या फिर जो ऑर्डर में डेट लिखी होगी उस दिन से सस्पेंशन होता है। या तो उसको ऑर्डर मिल जाए पहले उस दिन से, या जो भी मेंशन है डेट उस तरीके से उस दिन से सस्पेंशन ऑर्डर होता है। अब थर्ड केस क्या है, मान लीजिए कि हम सस्पेंशन की फिजिकल कॉपी देने वाले हैं। कोई टीचर है स्कूल में और प्रिंसिपल उसको सस्पेंशन की जो ऑफिशियल फिजिकल कॉपी है वो देने वाला है, लेकिन प्रिंसिपल को टाइम नहीं लगा और जो टीचर है वो भी जो है अपनी क्लास पे क्लास अपनी लिए जा रहे हैं, अपने लेक्चर कंप्लीट किए जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि उसका पूरा दिन चला गया और पूरा दिन उसने अपने लेक्चर ले लिए, लेकिन उस दिन से उसका सस्पेंशन शुरू करना था। ऐसे केस में क्या होता है, जब एम्प्लॉय अपने प्रेस्क्राइब आवर ऑफ ड्यूटी पूरे कर लेता है, जब एम्प्लॉय अपने प्रेस्क्राइब आवर ऑफ ड्यूटी पूरे कर लेगा, जितने भी लेक्चर थे एम्प्लॉय ने अपने ले लिए, अब एम्प्लॉय जो है, अब क्योंकि वो दिन उसका वर्किंग डे हो चुका है, ऐसे केस में जो सस्पेंशन होगा अब नेक्स्ट डे से सस्पेंशन जो है हमारा स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। क्या हम एम्प्लॉय को प्रमोशन दे सकते हैं सस्पेंशन के दौरान? तो एम्प्लॉय को जो प्रमोशन देना है सस्पेंशन के दौरान, उसके लिए हम प्रोसीजर यूज करते हैं, सील्ड कवर प्रोसीजर। अब दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि जो डीपीसी है, हमारी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, वो जो है सभी एम्प्लॉय को कंसीडर करेगी। पहला केस हो सकता है एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है और फिर प्रमोशन ने डीपीसी ने कंसीडर किया है। सेकंड केस हो सकता है डीपीसी ने कंसीडर किया और मीनवाइल एम्प्लॉय पर कोई कंप्लेन आ गई और तब एम्प्लॉय को हमने सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तब एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेन है तो सस्पेंशन दिया। दोनों ही केस में हम प्रमोशन नहीं कर सकते जब तक कि इंक्वायरी खत्म नहीं होगी। इंक्वायरी खत्म होने के बाद अगर ये पाया जाता है एम्प्लॉय निर्दोष है तो हम प्रमोशन कर देंगे, अगर पाया जाता है दोषी है तो एम्प्लॉय की जब तक पेनल्टी खत्म नहीं होगी हम उसका प्रमोशन नहीं करते। हालांकि एक प्रमोशन जो है सेंश्योर अगर पेनल्टी है उस केस में हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया कि प्रमोशन जो है उसके लिए हम प्रोसीजर यूज करते हैं, सील्ड कवर प्रोसीजर। सो डीपीसी एम्प्लॉय को कंसीडर करती है, कंसीडर करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा एम्प्लॉय को कंसीडर करना है कि नहीं, उसको हम एक सील्ड कवर में जो है बंद रखते हैं और इसको हम कहते हैं सील्ड कवर प्रोसीजर। और इसको हर 6 मंथ्स में रिव्यू किया जाता है कि अभी क्या स्टेटस है, इंक्वायरी खत्म हुई कि नहीं, एम्प्लॉय की पेनल्टी खत्म हुई कि नहीं, और उसके बेसिस पर यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव अलाउंसेस। क्या एम्प्लॉय के अलाउंसेस दिए जा सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं LTC की, यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन, यानी कि एक तरीके का ट्रैवल कंसेशन एम्प्लॉय को मिलता है। वो कब मिलेगा? जब एम्प्लॉय हमारा लीव पर होगा, क्योंकि एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है तो ऑफिस आ नहीं सकता, ऑफिस नहीं आ सकता तो वो लीव भी नहीं मांग रहे, लीव भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में जहां पर एम्प्लॉय जो है ऑफिस नहीं आ सकता है, लीव अप्लाई नहीं कर सकता है, तो एम्प्लॉय को LTC भी नहीं दिया जाता। हालांकि जो भी फैमिली बेनिफिट है वो हम सस्पेंशन के दौरान देते हैं, क्योंकि LTC सेल्फ को मिलता है प्लस फैमिली को मिलता है। अब फैमिली की कोई गलती नहीं है, फैमिली को LTC मिलेगा बट सेल्फ को, खुद को नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय लीव नहीं ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लीव। तो लीव अभी हमने डिस्कस किया, एम्प्लॉय लीव ले ही नहीं सकता है, तभी उसको LTC नहीं मिल रहा, सो लीव नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास CANHS, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। क्या इस तरीके के बेनिफिट एम्प्लॉय ले सकता है? तो यस, एम्प्लॉय ले सकता है। आपको कैसे याद रखना है? फैमिली से रिलेट करके। क्या यह फैमिली से रिलेटेड है? हाँ, फैमिली से रिलेटेड है, चिल्ड्रन की एजुकेशन और हॉस्टल सब्सिडी, तो सस्पेंशन के दौरान ये भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट जैसे HBA, हाउस बिल्डिंग अलाउंस, तो ये भी लिया जा सकता है, बट इसमें हमें 2 परमानेंट एम्प्लॉय की सिक्योरिटी चाहिए तो लिया जा सकता है, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी चाहिए तो लिया जा सकता है। तो ये कुछ अलाउंसेस हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे कि मिलता है कि नहीं मिलता है। नेक्स्ट वी हैव द सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस को हम कहते हैं निर्वाह भत्ता।
जब एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर होता है तो हम एम्प्लॉय को किसी भी तरीके की कोई भी सैलरी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम एम्प्लॉय को उस दौरान क्या देते हैं, हम एम्प्लॉय को देते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस, जिसको हम कहते हैं निर्वाह भत्ता। सो एम्प्लॉय को जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है वो कितना मिलता है, वो मिलता है एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉय अपनी HPL लीव पर हो। HPL यानी कि हाफ पे लीव पर अगर एम्प्लॉय है, जितनी सैलरी उसको मिलनी चाहिए वो मिलती है। तो HPL पे क्या सैलरी मिलती है, आपका बेसिक पे प्लस आपका जो बेसिक पे प्लस जो DA है, डियरनेस अलाउंस, वो डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये सैलरी आपको मिलती है और यही सैलरी सब्सिस्टेंस अलाउंस के दौरान दी जाएगी। साथ ही साथ सब्सिस्टेंस अलाउंस में ये भी कहा है DA तब मिलेगा अगर इस सैलरी पर मिलता होगा, तो यहाँ पर मिल रहा है तो यानी कि एम्प्लॉय को DA भी मिलेगा। तो यानी कि एक तरीके से जो सैलरी है उसका 50% जो है आप दे रहे हो एज ए सब्सिस्टेंस अलाउंस। अब ये जो 50% ऑफ सैलरी दी है, इसको जो है आफ्टर 3 मंथ्स रिव्यू किया जाता है, यानी कि पहला सस्पेंशन ऑर्डर खत्म होने से पहले 90 डेज के बाद जो है रिव्यू किया जाता है, ठीक है। और उस टाइम पर देखा जाता है एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसको हम 50% इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। 50% इंक्रीज डिक्रीज कैसे करेंगे, 50 का 50% कितना होता है 25, राइट। तो या तो ये 25 हो जाएगा या फिर ये जो है हमारी सैलरी 75% ऑफ दी सैलरी हो जाएगी आपकी। तो किस केस में 25 होगी, किस केस में 75 होगी, तो ये देखा जाएगा कि अगर मान लीजिए इंक्वायरी जो हो रही है उसमें हमारा एम्प्लॉय सपोर्ट नहीं कर रहा है और जो भी डिले हो रहा है वो एम्प्लॉय की वजह से हो रहा है, तो वहां पर हम एम्प्लॉय की सैलरी को 50% डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि वहां पे जो अलाउंस मिलेगा सिर्फ 25% मिलेगा। ठीक इसी तरीके से ये देखा गया कि अगर एम्प्लॉय तो पूरा सपोर्ट कर रहा है, अथॉरिटी की तरफ से डिले हो रहा है, तो वहां पर एम्प्लॉय की सैलरी को 50% इंक्रीज कर देते हैं और वहां पर जो एम्प्लॉय की सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी जो है यहाँ पर 75%। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है अपार। अपार क्या होता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो है वो जो दी जाती है उसके रिगार्डिंग। तो क्या अपार फिल की जा सकती है, तो यस, सस्पेंशन पर अगर एम्प्लॉय है तो अपार फिल करेगा। अपार की अगर ड्यू डेट है तो उसके 1 मंथ के अंदर या फिर सस्पेंशन ऑर्डर के 2 मंथ्स के अंदर जो है अपार फिल की जाएगी। ठीक है, तो अपार जो है एम्प्लॉय हमारा फिल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेजिग्नेशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। क्या एम्प्लॉय रिजाइन कर सकता है, जब एम्प्लॉय अगर हमारा सस्पेंशन पर है तो क्या एम्प्लॉय रिजाइन कर सकता है, तो यस, एम्प्लॉय जब भी सस्पेंशन पर है तो वो एम्प्लॉय हमारा रिजाइन कर सकता है। रिजाइन हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, किस सिचुएशन में, जहां पर हमें लगता है कि एम्प्लॉय पर कोई भी मेजर पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जाएगी, यानी कि इस तरीके का कोई आरोप नहीं है जहां पर एम्प्लॉय को पोस्ट से रिमूव किया जाए, डिसमिस किया जाए या वो जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एम्प्लॉय का सस्पेंशन ऑर्डर को हम जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि जहां पर थोड़ी बहुत माइनर पेनल्टी है, सेंश्योर हो गया या थोड़ा बहुत है, वहां पर हम कर सकते हैं। सेकंड केसेस में जहां पर हमें लगता है कि इंक्वायरी में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो जहां पर हमें लगे कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है, और उससे बेटर है कि अगर हम रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो हमारे लिए चीपर होगा, तो वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वॉलंटरी रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन, यानी कि VRS। अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंशन पर है, ठीक है, 2 केसेस हो सकते हैं अब यहाँ पर भी। फर्स्ट, एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है और तब उसने रिक्वेस्ट की है VRS के लिए। सेकंड, हमारा एम्प्लॉय हमारा VRS की रिक्वेस्ट कर चुका है और उसके बाद एम्प्लॉय जो है हमारा सस्पेंशन जो है सस्पेंशन पर गया, उसके बाद कोई कंप्लेन आई है उस केसेस में। तो फर्स्ट, जहां पर एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर है और उसने VRS की रिक्वेस्ट की है, या इसका अपोजिट VRS की रिक्वेस्ट कर दी उसके बाद सस्पेंशन है, दोनों ही केसेस में हम VRS के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखो, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना अलग बात है, जहां पर आप रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय की क्लैरिटी दे रहे हैं और एम्प्लॉय आगे जाके कहीं पर भी ज्वाइन कर सकता है। बट जब आप रिटायरमेंट दे रहे हैं तो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट भी देने हैं, आपको ये भी मेक श्योर करना है कि एम्प्लॉय के खिलाफ कोई विजिलेंस एंगल ना हो, कोई केस ना हो, तो उस केसेस में हम रिटायरमेंट नहीं देते हैं, तो VRS हम नहीं देते हैं, बट हाँ, रेजिग्नेशन हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेथ व्हाइल अंडर सस्पेंशन। अगर एम्प्लॉय जो है सस्पेंशन पर है और उस समय अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। देखो, जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय हमारा सस्पेंडेड है उसके खिलाफ अगर आरोप साबित हो जाता है तो उसके बाद हम उसको कोई पनिशमेंट या कोई पेनल्टी देने वाले हैं।
बट अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो आप किसको पनिश करोगे? फैमिली को तो कर नहीं सकते, किसी और एम्प्लॉय को उसके बिहाफ पे कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में जब भी किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, जब एम्प्लॉय सस्पेंशन पर है, हमारी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई है, तो हम तभी की तभी जो भी इंक्वायरी चल रही होती है हम उसको कर देते हैं टर्मिनेट। और टर्मिनेट करने के बाद एम्प्लॉय की फैमिली को ठीक उसी तरीके से बेनिफिट मिलते हैं जैसे एम्प्लॉय कभी सब्सिस्टेंस सस्पेंशन पर था ही नहीं। तो एम्प्लॉय को जो भी सब्सिस्टेंस अलाउंस पर सैलरी मिली होगी वो सैलरी एडजस्ट होकर फुल सैलरी एंड अलाउंसेस फैमिली को दिया जाएगा। तो फैमिली को फुल सैलरी एंड अलाउंसेस दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ एक रेगुलर एम्प्लॉय की तरह सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट भी दिए जाएंगे, जैसे कि पेंशन हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, या फिर हमारा लीव एनकैशमेंट है। ये सारे जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं, जितना भी सैलरी है, वो सब फैमिली को जो है दिया जाएगा इस तरीके से जैसे कभी एम्प्लॉय हमारा सस्पेंशन पर गया ही नहीं था। ये था हमारा सारी चीजें सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन के बारे में काफी सारे पॉइंट्स हैं, और डिटेल में आप करेंगे तो बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 11, पेनल्टीज। पेनल्टीज हमारे पास दो तरीके की होती है, माइनर पेनल्टी होती है और हमारे पास मेजर पेनल्टी होती है। दो तरीके की पेनल्टी है, माइनर और मेजर। सो माइनर में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब क्या है? सेंश्योर के दौरान हम एम्प्लॉय का प्रमोशन भी कर सकते हैं जब एम्प्लॉय सेंश्योर पर है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सेंश्योर हमारी सबसे छोटी पेनल्टी, अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट पेनल्टी कौन सी है तो सेंश्योर है। और ये सारी पेनल्टी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरीके से है। सो माइनर पेनल्टी में सबसे पहले सेंश्योर हो सकता है। सेंश्योर का मतलब होता है किसी की निंदा करना, हालांकि वार्निंग देना पनिशमेंट नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड, विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन फॉर ए फिक्स पीरियड। अगर आप किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन को होल्ड करते हो फिक्स पीरियड के लिए, तो वो भी हमारा क्या है? वो हमारा माइनर पेनल्टी का केस है कि अगर आप किसी के प्रमोशन को फिक्स पीरियड के लिए होल्ड करते हो। थर्ड, रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ द होल और पार्ट्स ऑफ एनी पेक्यूनरी लॉस कॉज्ड बाय हिम टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। अगर आप जो है गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का लॉस हुआ है आपकी वजह से, आपकी सैलरी से वो पेमेंट जो है पेक्यूनरी लॉस, मॉनेटरी लॉस, उसको रिकवर किया जाता है, तो वो हमारी थर्ड पेनल्टी हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंश्योर, सेकंड किसी का प्रमोशन होल्ड कर सकते हैं, थर्ड आप जो है जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आप रिडक्शन कर सकते हैं, लोअर स्टेज इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय द वन स्टेज। सैलरी आप कम कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने समय के लिए? 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए ऐसा किया जा सकता है, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसको हम विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं या नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि माइनर पेनल्टी में नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है क्योंकि कुछ पेनल्टी जो माइनर में भी सेम होंगी, मेजर में भी सेम होंगी, इफेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। सो ये नॉन क्यूमुलेटिव है तो वो हमारी माइनर है। या आप किसी का इंक्रीमेंट होल्ड करते हैं तो ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी पेनल्टी है। नेक्स्ट वी हैव द मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी में हमारे पास क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, मेजर में क्यूमुलेटिव, माइनर में हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जो भी चीज आपने होल्ड की वो हमेशा के लिए है, नॉन क्यूमुलेटिव थोड़े समय के लिए, उसके बाद उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। सो माइनर और मेजर में यही डिफरेंस है। ये हमने एक अलग सेपरेट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, वो वीडियो आप देख लेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा डिमोशन करना, पे स्केल में रिड्यूस करना, डिसमिसल करना, रिमूवल करना, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये सारे हमारे पास मेजर पेनल्टी है। 4 हमारे पास माइनर पेनल्टी है, 5 हमारे पास मेजर पेनल्टी है। टोटल हमारे पास 9 पेनल्टी जो है वो दी गई है। नेक्स्ट वी हैव द रूल नंबर 12, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास ही पावर है सस्पेंशन की, पेनल्टीज की, इन सब चीजों की, और यही जो है हमारी डिसाइड करते हैं इंक्वायरी होनी है कि नहीं होनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। Any questions still here? ठीक है,
सो ये था हमारा डिसिप्लिन अथॉरिटी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके, रूल नंबर 12 में उसी के बारे में दिया गया है। सो हु कैन इम्पोज पेनल्टी, पेनल्टी कौन इम्पोज कर सकता है, तो प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट ने किसी को पावर दी है किसी भी अथॉरिटी को तो वो इम्पोज कर सकता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो इम्पोज कर सकती है। अगर आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं तो सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का वो कर सकता है, ऑफिस में है तो हेड ऑफ ऑफिस जो है वो कर सकता है, या कोई भी अथॉरिटी जिसको भी पावर दी गई है वो कर सकती है। तो जनरली अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है हर एक पोस्ट के लिए डिफाइन होती है और वो यहाँ पर पेनल्टी इंपोज कर सकती हैं। सो हमारे पास कोई भी केस लड़ने के लिए जिस तरीके से हमारे पास कोर्ट होता है, उसमें जज होता है, दो अपोजिट पार्टी होती है, उनके साथ एक लॉयर होता है, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो इंक्वायरी डिसाइड कर रहा है वो है हमारे पास डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। वो अपॉइंट करता है इंक्वायरी अथॉरिटी को जो कि केस लड़ेगा, उसके साथ हेल्प करेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अदर पार्टी में हमारे पास होता है चार्ज ऑफिसर और उसकी हेल्प करने के लिए हम डिफेंस असिस्टेंस लेते हैं। सो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो कि प्रोसीडिंग स्टार्ट करता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो कि केस को प्रेजेंट करता है, डिपार्टमेंट की तरफ से केस को प्रेजेंट करता है, इंक्वायरी ऑफिसर जो है हमारी इंक्वायरी कंडक्ट करता है, जो भी चार्ज लगे उसको वेरीफाई करता है, चार्ज ऑफिशियल वो पर्सन है जिसके खिलाफ चार्ज लगे हैं वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और डिफेंस असिस्टेंस वो पर्सन है जो इस चार्ज ऑफिशियल की हेल्प कर रहा है, चार्ज ऑफिशियल के केस को प्रेजेंट कर रहा है, उसको डिफेंड करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 13, अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग। कौन सी अथॉरिटी है, किसके पास पावर है जो कि प्रोसीडिंग कर सकती है, तो जो भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी है, जैसे डिसिप्लिन अथॉरिटी डिसाइड करेंगी, इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी, वो यहाँ पर कर सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइम लिमिट आ जाती है, टाइम लिमिट जब हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे उसके साथ ही मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास चार्जशीट। चार्जशीट क्या होती है, चार्जशीट के हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं। चार्जशीट होती है जब इंक्वायरी डिसाइड की जाती है कहीं इंक्वायरी होगी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्जशीट बनाती है, उसको चार्ज ऑफिशियल को भेजती है। इसके 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है मेमोरेंडम और 4 एनेक्सचर होते हैं। तो एनेक्सचर जो है, फर्स्ट जो एनेक्सचर होता है उसमें हमारे पास होती है कंप्लेन। जो भी कंप्लेन आई है उसकी एज इट इज स्टेटमेंट होती है कि एम्प्लॉय के खिलाफ क्या कंप्लेन आई है। अनेक्स्टर जो सेकंड होता है उसमें होता है मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस केस होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें वो आपको बताते हैं कि इस धारा के तहत जो है एक्शन लिया जा रहा है, ये धारा है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है तो वो किस धारा के तहत, कौन सा रूल आपने वॉयलेट किया है, किस तरीके के कौन से रूल का वॉयलेशन हुआ है जिसके तहत उसको मिसकंडक्ट माना जा रहा है और आपके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। सो वो रूल नंबर यहाँ पर आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड है एनेक्सचर, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे कि जो कंप्लेन आई है उस कंप्लेन के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आप आरोपी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ होता है, फोर्थ में होता है विटनेस। अगर कोई विटनेस है तो उस विटनेस की जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चार्जशीट में ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट वी हैव द रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है हमारा प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी। अगर आप मेजर पेनल्टी इम्पोज कर रहे हैं तो वो किस तरीके से किया जाएगा, क्या प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी कंप्लेन आती है उसको हम भेजते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड करती है कि इंक्वायरी होनी है। इंक्वायरी होनी है ये डिसाइड करने के बाद ये एक चार्जशीट भेजती है चार्ज ऑफिसर को, और ये चार्जशीट भेजी जाती है विद इन द 7 डेज, यानी विद इन अ वीक जो है ये चार्जशीट एम्प्लॉय को भेजी जाती है। अब ये जो चार्ज एम्प्लॉय है वो अपना रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी कि वो अपना रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देता है, और वो दे सकता है 15 डेज में। अगर 15 डेज में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, 15 डेज और एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं आया तो और 15 डेज के लिए हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 डेज का हम टाइम देते हैं। इसके बाद जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो अपॉइंट करती है एक इंक्वायरी अथॉरिटी को। इंक्वायरी अथॉरिटी के साथ साथ अपॉइंट करती है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को। जैसे इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंट होती है 10 दिनों के अंदर उसको पहले एक नोटिस देना होता है फॉर प्रीलिमिनरी हियरिंग। प्रीलिमिनरी हियरिंग के लिए एक नोटिस जाता है चार्ज ऑफिसर को। इसको नोटिस जाएगा कि भाई प्रीलिमिनरी हियरिंग है, इसमें हम बताएंगे कि किस डेट पर, किस टाइम पर, किस जगह पर आपको आना है। एम्प्लॉय वहां पर आएगा। देन चार्ज ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, चार्ज ऑफिसर जो है यहाँ पर अपना जो है हियरिंग के लिए आता है। अगर बाय चांस नहीं आया तो दूसरा जो नोटिस है फिर हम वो रेगुलर हियरिंग का देते हैं कि आपकी जो हियरिंग है रेगुलरली जो है स्टार्ट हो गई है। अगर चार्ज ऑफिसर आता है तो वेल एंड गुड। अगर मान लीजिए बाय चांस नहीं आता है, नहीं
आने के केस में इंक्वायरी अथॉरिटी जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर को 30 दिन का समय देती है कि जो भी एम्प्लॉय के खिलाफ आरोप लगे हैं अब उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स है, विटनेस है, वो लेकर आओ। वो और डॉक्यूमेंट्स और विटनेस जुटाता है। जैसे ही और डॉक्यूमेंट्स प्लस विटनेस आ गए हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है अगेन चार्ज ऑफिसर को कि आप आओ और डॉक्यूमेंट्स आए हैं और उनको आके आप क्या करो, इंस्पेक्ट कर लो, आप देख लो। तो 5 डेज का समय दिया जाता है, 5 डेज नहीं है तो 5 डेज का और मैक्सिमम 10 डेज का समय दिया जाता है। अगर एम्प्लॉय इन्वॉल्व है तो हमारी इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से होती रहती है। मीनवाइल अगर चार्ज ऑफिसर को ये लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट है जो उसकी बेगुनाही साबित कर सकता है और वो गवर्नमेंट के पास है तो वो इंक्वायरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है। इंक्वायरी अथॉरिटी उसको बोलती है ठीक है 30 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। फिर वो कंसर्न जो भी पर्सन है, गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स के लिए इंक्वायरी अथॉरिटी बोलती है, जहां पर 10 दिन का समय दिया जाता है। 10 दिन में नहीं मिला तो 10 दिन का और टोटल 20 दिन का समय दिया जाता है। 10 दिन का टाइम इंक्वायरी अथॉरिटी अपने पास बफर टाइम में रखती है। तो 20 डेज का जो टाइम है वो यहाँ पर उसमें या तो डॉक्यूमेंट होगा तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट है लेकिन प्रोवाइड नहीं कर सकते ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल रीजन, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए से नहीं है तो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हालांकि चार्ज ऑफिसर जब डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है इंक्वायरी अथॉरिटी को पूरा राइट है, अगर वो चाहे तो मना भी कर सकती है अगर उसको लगता है इससे केस में कोई हेल्प नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरी इंक्वायरी होती है। जब ये इंक्वायरी अथॉरिटी बनी है इसको समय दिया गया 6 महीने का कि 6 महीने के अंदर आपकी जो इंक्वायरी है वो खत्म हो जानी चाहिए। बाय चांस अगर 6 महीने में इंक्वायरी खत्म नहीं होती है तो हम 6 महीने के लिए टाइम को और एक्सटेंड कर देते हैं और इसका रीजन होना चाहिए कि क्यों एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट बनके कहां चली जाती है, हमारे पास डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास चली जाती है। तो ये विद टाइमलाइन मैंने आपको पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पर बता दिया है। आप वीडियो पॉज करके यहाँ से भी देख सकते हैं, पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पर है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है दैट इज रूल नंबर 15, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। अब जो इंक्वायरी रिपोर्ट बन गई है उस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा, उस पर क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग है। सो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को भेजी जाती है, साथ ही साथ चार्ज ऑफिसर को भेजी जाती है क्योंकि यही वो पर्सन है जिसके खिलाफ कंप्लेन है और इसी के रिगार्डिंग रिपोर्ट है। तो पूरा जो हिसाब किताब है वो रखा जाता है, सारा कुछ भी। अब इस पे कोई भी अपडेट होगा चार्ज ऑफिसर के पास जाएगा और चार्ज ऑफिसर जब भी चाहे अपना रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई भी चेंज हुआ है, अपना रिप्रेजेंटेशन अगर उसको देना, उसको लगता है चाहिए देना, तो 15 डेज के अंदर वहां पर दे सकता है। तो जो भी यहाँ पर हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट बनी है, अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले तो इंक्वायरी रिपोर्ट बनने के 3 मंथ्स के अंदर एम्प्लॉय जो है डिसाइड किया जाएगा। इंक्वायरी जो 3 मंथ्स हो गए उसके बाद जो है यहाँ पर क्या किया जा सकता है, उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या जो है यहाँ पर होना है, क्या फैसला लेना है, क्या पनिशमेंट या क्या पेनल्टी लगाई जानी है। सो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कुछ पॉइंट्स पर अपना डिसएग्रीमेंट शो कर सकती है कि मैं डिसएग्री हूं। अगर डिसएग्रीमेंट शो किया तो यहाँ बताएंगे, फिर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन 15 दिन के अंदर आ सकती है। एडवाइस ले सकती है, जैसे यूपीएससी से एडवाइस लेनी है, सीवीसी से एडवाइस लेनी है, वो ली जा सकती है। और जब एडवाइस आ जाएगी तो उसके बाद इस पर 3 महीने के बाद जो है डिसीजन लिया जा सकता है। तो जब भी एडवाइस लेनी है तो ये 1 महीने के अंदर डिसाइड किया जाएगा, 30 डेज के अंदर एडवाइस के लिए जो है इनके पास भेजा जाएगा। तो जब एडवाइस आ जाएगा, जब कंप्लीट डिसीजन हो जाएगा, उसके बाद जो पेनल्टी है वो यहाँ पर लगाई जाती है। सो ये हमारा रूल नंबर 15 में है, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर भी दी गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सो यहाँ तक हम रूल नंबर 15 तक कर चुके हैं। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो अपना नाम, सिटी और एग्जाम नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं 8447410108 पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसमें एएमसीआरई की। तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल्स, आपका एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जो बाइलिंगुअल में है, आपको पूरा कोर्स अवेलेबल है तो वो आप परचेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 16, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी। सो जिस तरीके से हमने मेजर पेनल्टी किया ठीक उसी तरीके से हम माइनर पेनल्टी करते हैं, बट एक केस में हमारा फर्क पड़ जाता है जो है हमारी सेंश्योर। अगर हमने कोई भी इंक्वायरी शुरू की है, इंक्वायरी शुरू कर दी, एम्प्लॉय दोषी है, आप इंक्वायरी खत्म होने से पहले ये चाहते हो कि इंक्वायरी तो खत्म हो गई, अब कोई ना कोई पेनल्टी तो देनी है, तो वहां पर आप सेंश्योर दे सकते हो। माइनर पेनल्टी सेंश्योर बिना इंक्वायरी के दी जा सकती है, बट हमारा आर्टिकल 311 ये कहता है कि जब भी कोई भी मेजर पेनल्टी लगाई जाएगी, मेजर पेनल्टी के लिए इंक्वायरी जरूरी है। माइनर पेनल्टी में भी जहां पर आप एम्प्लॉय का कोई भी बेनिफिट का लॉस कर रहे हो, उसका प्रमोशन रोक रहे हो, उसका इंक्रीमेंट होल्ड कर रहे हो, उसकी सैलरी कम कर रहे हो, तो वहां पर पेनल्टी, वहां पर इंक्वायरी जरूरी है। बट जो सेंश्योर है वो हम बिना इंक्वायरी के भी किसी भी एम्प्लॉय पर इंपोज कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर भी यहां पर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 17, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है कौन कौन से ऑर्डर होंगे, जैसे एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर देना है, या एम्प्लॉय को हमने जो है पेनल्टी ऑर्डर देना है कोई भी, या कोई भी इंटरिम ऑर्डर हो सकते हैं जब इंक्वायरी चल रही है, जैसे रेगुलर हियरिंग होगी हमारी या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो गई, उस टाइम पर इस तरीके की कोई भी नोटिस जो है वो भी एम्प्लॉय को दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 18, कॉमन प्रोसीडिंग। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि दो एम्प्लॉय या फिर जो है उनसे ज्यादा के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी जब हो रही है जो पेनल्टी होगी वो सभी के लिए सेम होगी। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा पेनल्टी किसी को कम। अगर आरोपी ग्रुप है तो ग्रुप में सबको सेम पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ए एम्प्लॉय है, वो बी के खिलाफ कंप्लेन करता है, बी एम्प्लॉय ए के खिलाफ कंप्लेन करता है, तो यहाँ पर क्योंकि दो कंप्लेन है तो दोनों की इंक्वायरी हमारी अलग अलग होगी, ज्वाइंट नहीं करेंगे। चाहे दोनों में पार्टी सेम है लेकिन कंप्लेन जो है अलग अलग है, चाहे सेम भी कंप्लेन हो, ए ने बी के खिलाफ किया, बी ने ए के खिलाफ, क्योंकि हमारे पास दो कंप्लेन है तो दो इंक्वायरी यहां पर होंगी। तो ये इस रूल में दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 19, स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस। सो कुछ केसेस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे जहां पर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि जो भी आरोप लगा एम्प्लॉय पर वो देशद्रोह का आरोप है, या एम्प्लॉय जो है हमारा यहाँ पर जो है कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जहां पर एम्प्लॉय जो हमारा भारत देश है उसकी सुरक्षा के खिलाफ है, तो ऐसे केसेस में हम सीधा बिना इंक्वायरी के एम्प्लॉय को पोस्ट से रिमूव या डिसमिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 है हमारे पास केसेस ऑफ ऑफिसर लेंड टू बोरो फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल अथॉरिटी अबाउट द डेपुटेशन। तो जब भी डेपुटेशन होता है उसमें क्या केसेस है, पहला रूल नंबर 20 कहता है लेंड टू, जब आप उधार देते हो किसी एम्प्लॉय को। 21 कहता है बोरो फ्रॉम, जब आप उधार लेते हो उस टाइम पर आपके पास क्या केसेस हैं। तो यहाँ पर अगर हम केसेस की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है वो ए से बी में गया है, ठीक है, तो जहां पर गया है इस अथॉरिटी ने उसको उधार लिया है और इसको हम बोलते हैं बोरोविंग अथॉरिटी। ये ए अथॉरिटी जहां से एम्प्लॉय गया है ये है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसको हम बोलते हैं लैंडिंग अथॉरिटी। इसमें बात की गई है कि क्या क्या जो है पावर है जो किसी को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सस्पेंशन की। अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर देना है और एम्प्लॉय जो हमारा ए से बी पर है सस्पेंशन इंपोज करनी है तो बोरोविंग अथॉरिटी के पास सेम पावर होती है एज अपॉइंटिंग अथॉरिटी और सस्पेंशन ऑर्डर बोरोविंग अथॉरिटी दे सकती है। सेकंड फिर हमारे पास आ जाता है माइनर पेनल्टी। अगर किसी एम्प्लॉय पर माइनर पेनल्टी इंपोज करनी है जब एम्प्लॉय हमारा डेपुटेशन पर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऐसे केस में हम माइनर पेनल्टी इंपोज जो है बोरोविंग अथॉरिटी कर सकती है। बट एम्प्लॉय जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का है सस्पेंशन के केस में भी और माइनर पेनल्टी के केस में भी इन्फॉर्म करना पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी है। थर्ड हमारे पास आ जाता है हमारा मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी में हमारा क्या है, मेजर पेनल्टी क्योंकि एम्प्लॉय को डिसमिस रिमूव भी किया जा सकता है तो मेजर पेनल्टी के केस में हमेशा यहाँ से इंक्वायरी नहीं होगी, यहाँ जो भी इंक्वायरी होगी वो सीधा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में होगी और एम्प्लॉय जो है उसको भी हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर देते हैं, वहां पर होगी। सस्पेंशन माइनर पेनल्टी यहाँ पर हो सकती है, इसके लिए इन्फॉर्म करना जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें अपील कहाँ पर होगी, अपील क्योंकि एम्प्लॉय कहाँ का है, एम्प्लॉय अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का है तो अपील जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही होगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 22 अपील। सो अपील जो है वो की जा सकती है। अपील किस चीज के लिए की जा सकती है? अपील अगर जैसे प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर दिया है जहां पर लगा कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का मामला है, ऐसे केस में अपील नहीं की जा सकती। जब इंक्वायरी चल रही है, बीच में कोई भी ऑर्डर है, रेगुलर हियरिंग, प्रिलिमिनरी हियरिंग, उसके लिए अपील नहीं की जा सकती। और जब कोई कोर्ट केस है उसके लिए अपील नहीं की जा सकती। सो प्रेसिडेंट ऑर्डर के लिए हम नहीं कर सकते, कोई भी कोर्ट केस है उसके लिए हम अपील नहीं कर सकते यहाँ पर। और थर्ड, जो भी इंटरिम ऑर्डर है उसके लिए हम अपील नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 23 आता है ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाई। फिर कौन कौन से ऑर्डर हैं जिसके लिए हम अपील कर सकते हैं? अपील आप कर सकते हो अगर किसी एम्प्लॉय को सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया है उसके लिए की जा सकती है। सेकंड, अगर एम्प्लॉय को कोई पेनल्टी ऑर्डर दिया गया है उसके लिए की जा सकती है। एम्प्लॉय का किसी भी तरीके का कोई भी डिसएडवांटेज लॉस हुआ है, उसकी सैलरी कम हो गई, उसका कोई अलाउंस रोक दिया, उसका कोई बेनिफिट रोक दिया, वहां पर आप कर सकते हो बिना एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के, किसी भी रीजन के वजह आपको अपनी पोस्ट पर रिवर्ट कर दिया गया है, आप जो है ऑफिशिएट किए गए थे लेकिन रिवर्ट कर दिया गया है, तो वहां पर भी अपील की जा सकती है। तो ये कुछ ऑर्डर है जहां पर एम्प्लॉय जो है अपील कर सकता है, कोई भी पनिशमेंट, पेनल्टी, सस्पेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है 24 अपीलेट ऑथोरिटी के बारे में। सो अपीलेट ऑथोरिटी कौन सी है? ऑथोरिटी अबव देन डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी। जो भी ऑथोरिटी हमारी डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी से सीनियर होगी उस वो अपीलेट ऑथोरिटी होगी, हमेशा डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी से सीनियर। नेक्स्ट हमारे पास है 25 पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील। अगर एम्प्लॉय को अपील करनी है तो कितने दिन में की जा सकती है? सो अगर आपको अपील करनी है तो 45 डेज के अंदर, 45 डेज के अंदर जब भी एम्प्लॉय को पेनल्टी, पनिशमेंट, सस्पेंशन ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर के 45 डेज के अंदर अपील की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है 26 फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अपील की अपील में के लिए क्या क्या चाहिए? तो अपील के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जो इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह सब, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, विटनेस डॉक्यूमेंट की डिटेल सब चाहिए यहाँ पर अपील के लिए, वो आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 27 कंसिडरेशन ऑफ अपील। जैसे आप देखोगे हाई कोर्ट में केस लड़ा गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्य नहीं है कि वो उस केस को जो है यहाँ पर कंसिडर करे ही करे, कि उस केस को ले ही ले, कि वरना ऐसा क्या होगा कि सारे केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को सारे केस लेने पड़ेंगे, फिर हाई कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर अपील की जा सकती है, लेकिन अपील को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है, वो अपीलेट ऑथोरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है। और अपीलेट ऑथोरिटी किसी भी ऑथोरिटी को जो है डिसीजन दे सकती है, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि इंक्वायरी दोबारा से करनी है, जो पेनल्टी है वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, इवन जो है कोई और पेनल्टी जो है यहाँ पर अपील के बाद लगाई भी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 28 इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इन अपील। तो जब भी कोई भी अपीलेट ऑथोरिटी किसी भी ऑथोरिटी को डायरेक्शन देती है कि अब आपको क्या करना है, ये जो अपील आई है इस पर आपको इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको दोबारा से इंक्वायरी करनी है, तो ऐसे केस में जो भी ऑर्डर है वो उस ऑथोरिटी को इंप्लीमेंट करने होंगे, वो मान्य होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 29 रिवीजन और रिव्यू। ये हमने रिवाइजिंग ऑथोरिटी, रिव्यूजिंग ऑथोरिटी पढ़ी थी, हमने डिफिनेशन में सेम है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 30 सर्विस ऑफ ऑर्डर, नोटिस एटसेट्रा, ठीक है। कोई भी जो ऑर्डर देना है, कोई भी नोटिस देना है, हालांकि फिजिकल ऑर्डर भी दिया जा सकता है, फिजिकल कॉपी भी जो है उसकी दी जा सकती है, हार्ड कॉपी, बट आफ्टर 2014 जो है हमारी ईमेल पॉलिसी आई थी, और ईमेल पॉलिसी के तहत अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ईमेल करते हो तो वो हमारा वैलिड समझा जाएगा, लीगली वैलिड है। ईमेल के थ्रू कोई भी सस्पेंशन ऑर्डर, कोई भी पेनल्टी ऑर्डर, तो वो हमारा वैलिड समझा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 31 पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड कंडोन डिले, कि जो ऑथोरिटी किसको पावर दी गई रिलैक्स टाइम लिमिट करने की। जैसे हमने डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी के केस में पढ़ा, डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी जो है इंक्वायरी ऑथोरिटी बनाती है, वहां पे 6 महीने का टाइम देते हैं इंक्वायरी करने के लिए, बट अगर 6 महीने में नहीं हुई तो 6 महीने के लिए और रिलैक्सेशन वहां पर दे सकती है। तो ऐसे केस में 6 महीने और रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो ये पावर किसके पास है? डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी के पास है, वो कंडोन कर रही है। कंडोन मतलब जब आपको पता है सामने वाले ने गलती की, आप माफी कर रहे हो, तो जो डिले किया उसको कंडोन भी कर रही है, टाइम लिमिट भी एक्सटेंड कर रही है। ठीक इसी तरीके से जब इंक्वायरी ऑथोरिटी जब देती है ऑर्डर इंस्पेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट को, चार्ज ऑफिसर को, वहां पे 5 डेज देती है, प्लस 5 डेज एक्सटेंड कर देती है, तो यहाँ पर उसके पास पावर है। तो एक टाइम पर अलग अलग ऑथोरिटी होगी, जो भी इस रूल के तहत हमने पढ़ी वो यहाँ पर टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकती है और पावर जो है कंडोन कर सकती है डिले को। 32 हमारा ओमिट हो चुका है, नाउ वी हैव द 33 ट्रांजिटरी प्रोविजंस कहता है, ये हमारे 1965 वाले रूल्स आने से पहले
हमारे पास क्या थे, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल 1957 थे और डिफेंस में सिविलियन के लिए अलग से रूल थे 1952। ये दोनों ही रूल हमारे खत्म हो गए और अब हमारे इन सब पर सिविल सर्विस पोस्ट में भी और डिफेंस में सिविलियन पर भी 1965 वाले रूल जो हम पढ़ रहे हैं वो अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 34 रिपेल एंड सेविंग। रिपेल का मतलब होता है कि जब ये रूल बने इससे पहले जो भी सीसी रूल बने होंगे वो हमारे खत्म हो गए। जो भी हमने देखा 1952, 57 वो हमारे खत्म हो गए। अब हमारे यही 1965 वाले रूल हैं जो अभी तक चले आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं 1965 में बने रूल अभी तक चल रहे हैं, बीच बीच में अमेंडमेंट होते हैं, तो जो भी अमेंडमेंट होगा वो किसी स्पेसिफिक रूल में होगा, वहां पर वो सेव हो जाएगा। बाकी जो रूल्स हैं वो हमारे एज इट इज रहेंगे। इसको हम बोलते हैं रिपेल एंड सेविंग। नेक्स्ट वी हैव 35 रिमूवल ऑफ डाउट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन को लेकर, किसने बनाए हैं रूल, हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, प्रेसिडेंट ने बनाए हैं। सो प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो हमारे यहाँ पर लास्ट फाइनल होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट को से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो CCS रूल है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। उम्मीद करती हूँ अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप इजीली क्रैश कोर्स से रिलेट कर पाएंगे, आपके सारे चीजें जो है इजीली रिवाइज हो गई होंगी, एक काइंड ऑफ रिवीजन हो गया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। हमने जो सस्पेंशन जो CCS रूल पढ़ा उसमें बहुत सारे नेगेटिव वर्ड हैं, सस्पेंशन है, पेनल्टी है, पनिशमेंट है, डिसमिसल है, रिमूवल है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, डिमोशन है, ठीक है, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस सारे नेगेटिव चीजों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं? So what are the some of the provision positive element you came across in various provision government the service condition? इन सारे CCS रूल्स में ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं जो आपको दिखाई दी, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने अपना CCS रूल कंप्लीट कर लिया है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना नाम, सिटी का नाम, एग्जाम का नाम लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको सारे कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। अभी हम AMCRE की बात करें तो इसका रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108।